गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वॉइस एंड वीडियो बहुत सारा क्लियर। न्यू दिल्ली से आप इंडिया दिल्ली में जाते हैं इंडिया स्टार्ट करें। चलिए, लास्ट क्लास में हमने रिलेशन देखा था, आज कैसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों ने बोला था कि कैसे रिपीट करना, जैसे कि प्रियंका पार्कर, रुतुजा, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन। उन रिलेशन तो हमें पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट क्लास में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, NaOH react with the H2SO4 with Na2SO4 plus water molecule। आप सभी लोग जानते हैं, पहले ध्यान से देखिए, 2 मिनट ध्यान से देखो, कहानी स्टोरी क्या है इसके पीछे, फिर समझ में आएगा। दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड। एसिड बेस रिएक्ट विद द gives to salt and water, salt and water। एसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, ठीक है, H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 आयन में गेट होगा, आपको सॉल्ट मिल गया, सोडियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए, जब तक हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कितने मोल मैंने एसिड के लिए और कितने मोल मैंने बेस के लिए, तो कितना मोल मुझे सॉल्ट मिलेगा। दैट इज माय पॉइंट। ध्यान से देखिए, जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इधर आपका 2 मोल ऑफ सोडियम, इधर भी आपके 2 बैलेंसिंग फैक्टर दैट इज द 2SO4। अब ओवरऑल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो, वो 2H2O प्लस 2H2O। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई, 4 to 6 ऑक्सीजन, 4 to 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 to 4 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। तो देखिए होगा क्या, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड reacting with 1 mole of sulfuric acid gives to 1 mole of sodium sulfate। दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जब तक हमें अगर इसके एग्जैक्टली मोल पता करने हैं कि कितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ होगा, कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के, तो कितने मोल हमें सॉल्ट मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, सॉरी 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट मिल रहा है। ध्यान से देख रहे हैं ना, हो क्या रहा है कि ये देखिए मोल दोनों के वेरिएबल है, बहुत सारा वेरिएबल मोल, मतलब 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सोडियम रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड gives to 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट। तो मोल तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, हमें मिल भी रहा है 1 मोल। वाटर मॉलिक्यूल की देख लेते हैं, वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, देखा नहीं जाता है क्योंकि आपके एक्सेस में होते हैं, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन एक्सेस में होती है, जरूरत नहीं। बट फिर भी अगर आपने देखेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट मिल रहा है, 1 मोल ऑफ एसिड है और 2 मोल ऑफ बेस है। तो ये आपके सभी की मोल डिफरेंट है ना, 2 मोल ऑफ बेस डिफरेंट है, 2 मोल ऑफ बेस रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ एसिड gives to 1 मोल ऑफ सॉल्ट। अब अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज कांस्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज सेम, ऑल रिएक्टेंट्स एंड एज वेल एज ऑल प्रोडक्ट्स। ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी ग्राम इक्विवेलेंट बताने हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू दैट इज द मोल इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे कि नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके मोल कितने हैं, 2, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है। बैलेंसिंग फैक्टर फॉर बेस के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ OH माइनस है। ध्यान से देखिएगा, पुरानी चीजें रिपीट होंगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1, दैट इज द 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इधर आ जाओ, इसके आपके 1 मोल है into H2SO4, this is the acid, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ H प्लस है, इसमें H प्लस है कितने, 2, दैट इज द 2 ग्राम इक्विवेलेंट। देख लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को कांस्टेंट है लेकिन मोल दोनों के सेम। इसका मतलब ये हुआ ग्राम इक्विवेलेंट वेट
इसलिए हमें पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट सभी ये सेम होगा ऑलवेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एक फार्मूला ये भी होता है दैट इज द मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसीलिए हम पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया हम क्यों पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट? इसलिए पढ़ते कि ताकि हम ये डिफरेंट डिफरेंट मोल तो ले रहे हैं, मोल तो डिफरेंट डिफरेंट है, अब हमें इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको मोल्स पता करने हैं कि 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स टू 1 मोल ऑफ सॉल्ट, तो आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अभी तो रिएक्शन इजी है, आपकी बैलेंस हो गई, लेकिन सपोज करो हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं है या हमसे बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो हमें फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। समझ रहे हो? इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आई? ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं, विदाउट बैलेंसिंग हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मोल बताने तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाए, रिएक्शन को बैलेंस ना करना पड़े, विदाउट बैलेंसिंग हमें पता चल जाए कि कितने मोल और कितने मोल काम कर रहे हैं इसके, कितने मोल ऑफ बेस कितने मोल ऑफ एसिड, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट से भी पता कर सकते हैं। इसीलिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये था फिनोमिना। क्लियर है सभी को इस फॉर्म में? या फिर से रिपीट करूं? न्यूटन सभी को क्लियर है इस फॉर्म में? यस। चलिए अब मैं आ जाता हूं नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी रिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। हालांकि हमने नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशनशिप पढ़ रखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, है ना? अब ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी दैट इज द नॉर्मेलिटी मीन होती है नॉर्मल, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m कैपिटल S। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेरिवेशन बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी लास्ट क्लास में जिसको डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझ लेंगे। देन सेकेंड वन इज द मोलरिटी। मोलरिटी दैट इज द कैपिटल मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। इक्वेशन नंबर 2, right? इक्वेशन 1 divided by 2, इक्वेशन 1 divided by इक्वेशन 2, that is the normality divided by molarity is equal to, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट divided by moles of solute। Is it clear? Then n by m, n is equal to normality and m is equal to molarity। Number of gram equivalent weight को लिखा जा सकता है that is the molecular weight divided by valency factor। gram equivalent weight that is the molecular weight divided by valency factor। अभी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल से डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। एक कर सकता है नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट मोल इनटू वैलेंसी। एक मिनट कंफ्यूजन gram equivalent weight that is the number of gram equivalent mass divided by equivalent mass divided by equivalent weight। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रेशमा
number of gram equivalent weight is equal to molecular weight divided by equivalent weight. देखिए ध्यान से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला तो ये यूज होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। सेकंड फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर सेकंड फॉर्मूला ये यूज है। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर हमें यूज करना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट की जगह मैंने रख दिया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, आगे रख दीजिए। और मोल ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज द मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास से मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारा से राइट। मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा n बाई m। समझ में आए तो बता देंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो दैट इज द n बाई m इज इक्वल टू, या ऊपर चला जाएगा नीचे रहेगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू मास, इसका सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना, तो ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, तो सभी चीजें सॉल्यूट है। दैट इज द 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं रख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, रखा जा सकता है। और ये किसका है, सॉल्यूट का, इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, रखा जा सकता है। यस और नो, करने की गलती तो नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर n by m is equal to, that is the mass, ये आपको ऊपर चला जाएगा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर आपको ऊपर आ गया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर, ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कहीं भी गलती हो गई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, n by m normality divided by molarity is equal to number of gram equivalent weight of solute कितना है, number of gram equivalent weight, that is the molecular weight divided by valency factor, equivalent weight। ओके, molecular weight cancel out हो रहा है ना यहाँ पर। number of gram equivalent weight of solute की जगह रखेंगे molecular weight, ध्यान से देखिएगा डेरिवेशन, molecular weight divided by equivalent weight, और equivalent weight की जगह molecular weight divided by valency factor, molecular weight divided by valency factor, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, दैट इज द सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये हो जाएगा। अरे ऐसा और नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज द m by m इज इक्वल टू मास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, और हो जाएगा कि molecular weight divided by mass, तो normality is equal to molarity into valency factor। क्या गलती कर रहे हैं? काम कर molecular weight divided by equivalent, हाँ तो इसे आपने molecular weight अपन, हाँ तुम equivalent weight की जगह molecular weight रख दिया ना। अरे एक बार डेरिवेशन ध्यान से करिए जरा, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह रखते हैं, मतलब इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये पहली चीज बता चुका हूं, ये रिलेशन होता है, अभी तक ये तो पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और बोल सकते हो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं, डेरिवेशन का मतलब क्या है, इसी को हम प्रूव कर रहे हैं कि होता है कि नहीं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय मोल ऑफ अ सॉल्यूट, मोल ऑफ अ सॉल्यूट की जगह रख सकते हो मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? अब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट की जगह रख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय
मोलर मास, काफी मास काफी बार यूज हो रहा है। ये मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज द मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास को स्मॉल m से लिख दिया, कैपिटल मोलर मास को कैपिटल M से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हो जा रहा है, ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। दैट इज द कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m इनटू बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय पोलैरिटी। यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो इसलिए लिख लीजिए मोलर मास, ठीक है ना। ये आपका आया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय दैट इज द मास, इसको भी फुल फॉर्म में लिख लीजिए मास इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आना क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। गलती कर रहे हैं कुछ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं डेरिवेशन को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं डेरिवेशन। हालांकि डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन, जो कि आपको पता है, दैट इज द नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। इसी बात को हमें प्रूव करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट डिवाइड बाय 2, इक्वेशन सेकंड दैट इज द n by m is equal to number of gram equivalent weight of a solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन लेवल देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट is equal to that is the mass divided by equivalent weight, mass divided by equivalent weight। हम वहां पर मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे थे ना, गलत कर रहे थे। तो देन n by m is equal to नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये हो गया, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इज इट क्लियर, डिवाइड बाय मोल ऑफ अ सॉल्यूट, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, मोल ऑफ अ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट का फिर से फॉर्मूला होगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंसिंग फैक्टर, ये सेकंड फॉर्मूला हुआ इक्विवेलेंट वेट। अब यहां पर यूज कर दीजिए मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंसिंग फैक्टर। ये गलती कर रहा था, देखो हो जाएगा। अब मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट दोनों सॉल्यूट के हैं, ये भी आपका पूरा सॉल्यूट का है। ये मास मोलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू दैट इज द बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंसिंग। हम गलती कहां पर कर रहे थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट रख रहे थे। फार्मूला होता है मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से लिखिए, तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए H+ आयन, बेस के लिए OH- आयन, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ जो भी बिगर आयन होगा। और अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वहां पर फिर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, वो बता दूंगा आपका n फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर और इसी को बोलते हो आप n फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर और n फैक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, इस और नो? सर मोलैरिटी का सिंबल m होता है या कैपिटल, मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है, कैपिटल M तो लिखा है, ये कैपिटल M। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M, मोलैरिटी का सिंबल स्मॉल। कुछ हो ही नहीं पाता। इज इट क्लियर सभी को, ऐसा और नो? डेरिवेशन हम थोड़ी सी गलती इसलिए कर रहे थे क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था ना। कल ये डेरिवेशन किया था हमने, है ना, मैंने अभी ठीक करवाया था। कल एक ही बार में आंसर बोला, 500 एक ही बार में आपका आंसर आया था। मैंने यहाँ पर बार बार गलती कर रहे थे, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट होना क्या चाहिए था, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। हम क्या रख रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट पर दिन का जी। सभी को क्लियर है, ऐसा और नो?
चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इक्विवेलेंट वेट की कुछ कैलकुलेशन दिखा देता हूं मैं आपको। इक्विवेलेंट वेट, देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेडी डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर और बैलेंसिंग फैक्टर। ये होता है इक्विवेलेंट। देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द equivalent weight. Question I have to calculate the equivalent weight of first one is the S3PO4, second one is the S3PO3, third one is the S3PO2. S3PO2 इनके equivalent weight बताने आपको। equivalent weight, तो first question H3PO4 इसका इक्विवेलेंट वेट, इसको हम लिखते हैं दैट इज द E ऑफ H3PO4, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करें 1 into 3 plus 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ H प्लस आयन, n फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन, दैट इज द 3। ये आपको हो जाएगा 3 plus 31 plus 64 divided by 3, that is the 98 है ना, 98 divided by 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 98 divided by 3, पहले पार्ट का आंसर। Is it clear? Second one is the S3PO3, equivalent weight of S3PO3, that is the 1 into 3 plus 31 plus 16 into 3 divided by, यहाँ पर हम फैक्टर है 2, that is हो जाएगा 3 plus 31 plus 48 31 और 3 82, that is the आंसर हो जाएगा 82 divided by 2, that is the 41, ये आंसर हो जाएगा 41। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सॉल्व नो बच्चे बहुत कम हो गए यार, पढ़ने में मन नहीं लगता क्या? 3 3 4 7 7 यहाँ पर चलेंगे, टोटल होने कितने चाहिए? 40 है यार, 40 स्टूडेंट है और बच्चे कितने? 13, बहुत बड़े वाले हो यार, सब के सब 20 है, टोटल लगे 20 है, 13 प्लस 7 नहीं आए तो ठीक 18 था, 18 7 26। चलिए तो आज के लिए ओवर करते हैं। चल 35 का लेक्चर है ना, 7 मिनट है यार। चलिए तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड वन इज द E of S3PO2, E of equivalent weight of S3PO2, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? दैट इज इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर आपको 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर 66। इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट इजी है, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर मैंने बता दिया, सभी एसिड है, अगर बेस होता तो उनका n फैक्टर OH माइनस आयन होता, अगर सॉल्ट होता तो आपका बिगर आयन होता। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेते हैं, सी थ्योरेटिकल तो नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल ये पूरा पार्ट न्यूमेरिकल है। यस, नो फर्स्ट लेसन न्यूमेरिकल पर ही आता है। यस यस, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही पार्ट थ्योरेटिकल है, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, पांच टाइप के जो लॉ होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और मस्ती कर रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन है आपका, if 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, ध्यान से करना, if 0.98 ग्राम of H2SO4 are present in 500 ml of a solution, 500 ml of a solution, find normality। बताओ, find normality।
जो बच्चे प्रेजेंट है काफी अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं है उनको क्या बोले? फरदीन खान, चेतन, हर्षदा, साक्षी, प्रियंका पारकर, निश्चित, आयुष, अक्षया, रुतिजा, सोहम वाडेकर, सनील एंड भक्ति। ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बोला 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन मोलरिटी का होता, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी एंड आल्सो मोलरिटी। मैंने मोलरिटी भी पूछ लिया, लेकिन मोलरिटी तो बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इज इक्वल टू दैट इज द मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर आपका कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मोल ऑफ अ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल ऑफ अ सॉल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड इज द सॉल्यूट, यहां पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है 0.98 डिवाइड बाय 98 इनटू 1000 डिवाइड बाय 500, 0.04 आंसर आया। नॉर्मेलिटी राइट 0.04, वेरी गुड। तो नॉर्मेलिटी बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, मैं मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा हूँ। ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज द, ये आपका आएगा 100, 98 दैट इज द 2 डिवाइड बाय 100, ये आपका कितना आएगा 2 into 10 to power -2 मोलरिटी। ये आ गया आपकी मोलरिटी। मोलरिटी कितनी आएगी? 2 into 10 to power -100। अब देखो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके। हमने मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट मेथड, जो मेथड जिसको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ये है, वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी मैंने कैलकुलेट कर दिया 2 to 10 to power -2 इनटू n फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा 2, दैट इज द 2। ये आपको हो जाएगा 4 into 10 to power -2, ये आपको हो जाएगा 0.04 नॉर्मल। ये कौन सा ये हो गया एक तरीके से पहला मेथड, हमने मोलरिटी कैलकुलेट करी तो डायरेक्टली कर ली। या सेकंड मेथड आप कब यूज करेंगे? जब आप मोलरिटी कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्टली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं? मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको हो जाएगा मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय EF वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी ये फार्मूले बन सभी क्लियर है? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे सभी क्लियर हो रहा है? एस और नो? ऊपर जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा पार्ट रख कर देते हैं। then normality is equal to mass कितना है 0.98 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना कितना आएगा 500 डिवाइड बाय 1000 तो कितना आएगा 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे 100 98 कैंसिल आउट, दैट इज द नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू या आपका 1 डिवाइड बाय 100 into 2 into 0.5। जैसे रहेगा नहीं ऊपर चला जाएगा 200 डिवाइड बाय ये 100 into 0.5 into 10 दैट इज द 0 कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 50 तो 1 डिवाइड बाय 25। तो नॉर्मली 1 डिवाइड बाय 25 कितना है 25 तो 0.4। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। आप चाहो जैसे कर लो, अगर इसमें करना है इससे भी कर सकते हो।
अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करके करनी है तो मोलरिटी कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? हमारी छठ पूजा आ रही है, छठ मनाते हैं, ये जानता है छठ हमारा ये जो यहाँ पर मनाते हैं, इनको भी सिखा दो छठ मनाना। आपके पास है हमारे अंचल में। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम और लिखते हैं, आपके लिए होमवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, वो सॉल्व करना घर के लिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? और नो? आज थोड़ा सा मेरे मुंह में प्रॉब्लम में ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, तुम भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एक छोटी सी प्रॉब्लम और लिखते हैं। फाइंड द मोलरिटी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूं कुछ। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 0.2 and H2SO4। ध्यान से करना, पहली प्रॉब्लम मोलरिटी आपको फाइंड करनी है जबकि आपकी 0.2 नॉर्मल H2SO4 के लिए टेबल है। सेकंड वन इज द सेकंड प्रॉब्लम, find normality of 0.4 m H3PO4. Second problem, find the mass of NaOH changing 250 ml of a semi-molar solution। सेमी मोलर सॉल्यूशन, देखिए सेमी मोलर का मतलब मैंने बताया था पहले भी, सेमी मोलर मींस m/2, डेसी मोलर मींस m/10, सेंटीमोलर मींस m/100। सेमीमोलर m/4 हो सकता है, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, है ना। यहाँ पर आपका देखिए वर्ड सेमीमोलर किया गया, बहुत इजी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम आपके लिए, बहुत सब बच्चे हैं लास्ट में पता नहीं कहाँ चले गए। तो सेमीमोलर मतलब लिखा था m/2, m मतलब मोलरिटी, यूनिट है ना। यस, m मतलब मोलरिटी, m/2, m/10, m/100। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कल ये चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे।